गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक हूँ मैं, आप लोग मजे में? ऑल इज वेल। गुड मॉर्निंग तनु, गुड मॉर्निंग आफरीन, हर्षिता, अजय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग। करें, शुरू करें कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग नरेंद्र, तमन्ना, प्रियंक, प्रत्यय। चले, आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूँ सब लोगों को? ऑल इज वेल। जल्दी जल्दी बोलिए, शुरू करें। नमस्ते, खुश रहें। ऑल इज वेल। चले शुरू करते हैं। हाँ प्रत्यय, क्या हुआ इसके अंदर? पोटेंशियल ड्यू टू जनरल पोजीशन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन जनरल पोजीशन। हाँ, फॉर्मूला जो बना था उसमें शॉर्ट फॉर्मूला क्या था? केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला लर्न करिए, फॉर्मूला का डेरिवेशन करके आपको कोई फायदा नहीं है, वो 12th वगैरह में काम आएगा। क्या डाउट है प्रत्यय, बोलो। ठीक है, चलिए शुरू करें भाई लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हमारा लास्ट लेक्चर पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में गया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको सब समझ में आ ही गया होगा। अभी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बाकी हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से दो तीन जो पॉइंट्स उनको शुरू कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर ये पूछा जाता है कि अनुज जैन, मैंने क्लास में कई बार बोला है कि अगर सिर्फ स्फीयर दिया है तो क्या लेना होगा बच्चों, बोलिए। अगर सिर्फ स्फीयर दिया जाए, उसमें मेंशन ना हो कि कौन सा है, तो बोलिए कौन सा स्फीयर लेना होता है। रिप्लाई करिए। वेरी गुड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लेना होता है। ये देखो सब बच्चों को पता है। अनुज जैन, मैंने क्लास में कई बार इसको बोला है। क्लास में पूरा सुना करो, आधा अधूरा सुन के बाकी लोगों का टाइम मत खराब करो आप, ठीक है? मैं हर चीज बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं उससे ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है ना? आराम से सुनो, पूरा सुनो। आधा अधूरा सुनोगे तो नॉलेज कचरा हो जाएगी तुम्हारी। पूरा सुनोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है? हाँ जी, अभी फटाफट से शुरू करते हैं, फिर अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे। आइए, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा और क्यों होगा, उस पर चर्चा करनी। तो आइए बच्चे, यस, शुरू कर रहे हैं कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर है, तो उसके बारे में पहले तो केस समझते हैं। बोले केस क्या हुआ? ये देखिए, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं अपने पास। ये देखिए बच्चों, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रहा और एक प्लेट ये रहा, ठीक है? दो प्लेट्स अपने पास हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लेते हैं ऊपर वाला प्लेट जो है माइनस है और ये वाला प्लेट प्लस है। तो आपने हमेशा सीखा हुआ है कि प्लस से माइनस, कहां से कहां? प्लस से माइनस, एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक बात है, होगा। ये देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई वैल्यू। क्लियर है बच्चों? दो प्लेटें हैं, एक प्लेट प्लस और एक प्लेट माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ यानी ऊपर की तरफ क्या हो गया? एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी डिटेल है प्लस क्यू और एम। ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ, ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ इस फील्ड में एंटर कर रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो कैसी है? हॉरिजॉन्टल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? वर्टिकल। तो बोलिए फील्ड कैसा है? अलोंग द वेलोसिटी या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है। तो वही बात, टॉपिक क्लियर है। हम देख रहे हैं कि मेरा चार्ज एक परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है और मुझे इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा उसके बारे में स्टडी करना है। वेरी गुड रितु। और हाँ, ध्यान दीजिए कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटी नेग्लिजिबल, ग्रेविटी नेग्लिजिबल।
मतलब हम यहाँ पर सिर्फ हमारे पार्टिकल पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, हम हमारे पार्टिकल पे यहाँ mg फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। ये मेरा मामला हो गया। अब आइए कुछ कॉमन सेंस की बातें हो जाए। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो पार्टिकल को क्या बोलेगा, ऑब्वियसली पार्टिकल को क्या बोलेगा कि सीधा चलिए। लेकिन पार्टिकल पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो पार्टिकल जो यूं सीधा सीधा जाना चाहिए था, पार्टिकल जो यूं सीधा सीधा जाना चाहिए था वो सीधा सीधा जाएगा या ऊपर मुड़ता जाएगा? ऊपर मुड़ता जाएगा, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर पार्टिकल ऊपर डेविएट होगा तो आई थिंक पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए। पार्टिकल मुड़ मुड़ के 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 मुड़ मुड़ के, बोलिए पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा या कर्ड हो जाएगा? कर्ड हो जाएगा। और अगर पार्टिकल का पाथ कर्ड हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बस मुझे जानना है कि पार्टिकल ये कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है। आप देख रहे हैं पार्टिकल मुड़ मुड़ के कौन सा पाथ ट्रेस कर रहा है, हमें ये फाइनल करना है। अब ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ओबियसली ये पाथ जो पैराबोला होने वाला है। आपकी पुरानी नॉलेज से आप जानते होंगे ये पाथ कैसा होने वाला है, पैराबोला होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता है। तो हमें क्या करना चाहिए हमें इस पाथ की इक्वेशन डेवलप कर लेनी चाहिए। जो पाथ की इक्वेशन आएगी, अगर वो पैराबोला हुई तो पैराबोला बोल देंगे, सर्कल होगी तो सर्कल बोल देंगे, हाइपरबोला होगी तो हाइपरबोला बोल देंगे, और स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन भी बोल देंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हम इस पाथ की इक्वेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो कुछ वैसा है जैसे कि आप लोग वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे पाथ कैसा, ये मोशन किस तरह का है, 1D या 2D? बोलिए जल्दी से, 1D या 2D? 2D मोशन है, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स डायरेक्शन और इसको मैं बोल रहा हूँ वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग डिस्कस करते हैं। एक बार इसको कहाँ डिस्कस करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में? अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन में एनालाइज कर रहा हूँ तो अब आ जाइए एक्स डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है, सो सारा फोर्स कहाँ पर है, वर्टिकल यानी कि वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। इफ इट कवर्स x डिस्टेंस इन टाइम t, मैं मान लेता हूं कि t टाइम में एक्जिस्टेंस कवर करता है, तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन बुला लें। s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिखते हैं आप। तो चलो x ut, दिस इज vt प्लस मेरे ख्याल से हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 0, और ये t स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से, x बराबर vt, ये मुझे मिल गया। तो देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में मैंने पाथ को एनालाइज किया तो एक इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू vt, एक इक्वेशन तैयार है। अब इसी प्रकार हम इसको क्या करने जा रहे हैं, y डायरेक्शन में एनालाइज करने जा रहे हैं। चलिए y डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल में। अब आइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0, ऊपर की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी। पूरा एक्सेलरेशन और पूरा फोर्स क्या ऊपर की तरफ ही था? यस। कितना एक्सेलरेशन, qe बाय m, कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। सो इफ y हाइट इन t टाइम, जरा सोच के देखिए कि जिस टी टाइम में पार्टिकल ने थोड़ा सा ओरिएंटल डिस्टेंस एक्स कवर किया है, क्या उसी टी टाइम में वो थोड़ा सा हाइट भी कवर किया? यस। मान लेता हूँ वाई हाइट कवर किया, तो चलो फिर इक्वेशन लगा देते हैं। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चलो दिस इज वाई, दिस विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए कितना है बच्चों का, क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इज गोइंग टू बी QE बाय 2m इंटू टी स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग, दो इक्वेशन हो गई है। तो एक केस में एनालाइज किया तो एक इक्वेशन, दूसरे में एनालाइज किया तो दूसरी इक्वेशन। तो चलिए आप जान रहे हैं मुझे पाथ की इक्वेशन लानी है। पाथ की इक्वेशन मतलब क्या हो गया, मुझे एक्स और वाई को कोरिलेट करना है। मुझे कुछ ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए कि एक्स और वाई आपस में रिलेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं एक्स और वाई को रिलेट करने के लिए हम क्या करें, तो यहाँ से टी की वैल्यू प्लेस करें। जरा देखिए यहाँ से टी क्या बन रहा है, एक्स बाई वी। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ से टाइम की वैल्यू उसमें प्लेस करने जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू QE बाई 2m तो था ही था, दिस इज x बाई v का होल स्क्वायर। कर दिया बच्चे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां से टाइम की वैल्यू x बाई v को उठाया यहाँ रख दिया, और इसको अगर मैनेज करते हैं तो आता है QE बाय 2m v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाता है। और आप देख रहे हैं मेरे पास जो पाथ आ गया है, मेरे पास क्या अल्टीमेटली y और x में रिलेशन आ गया है? यस, मेरे पास अल्टीमेटली y और x में रिलेशन आ गया है। तो इसको देख के आप समझ पा रहे हैं दिस इज y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मेरा टारगेट यही तो था। पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या, मुझे एक्स और वाई को कोरिलेट करना था। तो आप देख सकते हैं जो फाइनल इक्वेशन ऑफ पाथ आया वो कैसा है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो इट मस्ट बी, कम ऑन, इट मस्ट बी, बोलिए जल्दी से, इट इज पैराबोला। बिल्कुल, अब जाके मैं डिक्लेयर कर पा रहा हूं कि ये पैराबोला है।
आप लोगों को अपनी पुरानी नॉलेज से पहले से पता है, आपको अपनी 12th की नॉलेज से पहले से पता है कि पाथ पैराबोलिक होगा। मुझे नहीं पता था तो हमने क्या किया, पाथ का इक्वेशन बनाया, पाथ का इक्वेशन किससे मैच करा, पैराबोला। नाउ वी कैन डिक्लेयर, और इवन अब आप लर्न भी कर सकते हैं चार्ज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक में जाएगा तो कौन सा पाथ कर रहा है, पैराबोला कर रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि ठीक है पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन आ गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, जो पाथ की इक्वेशन आई है ना, इसको एक फॉर्मूला की तरह आप याद करें। जी हाँ बच्चों, ये जो पाथ आया y बराबर क्यू अपॉन 2mv² into x स्क्वायर, इसको एक इक्वेशन की तरह, फॉर्मूला की तरह याद करें। इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आया हुआ है एआईपीएमटी के अंदर 2005 सॉरी। क्वेश्चन क्या था सुने और जरा समझिए कि आप उसको कर पाएंगे क्या, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें आप देखिए डायग्राम में आइए वापस से, इसमें नोटिस करिए आप लोग। यस, इधर देखिए बच्चों, ये तो एक्स हो रहा था और ये क्या हो रहा था, वाई। अच्छा, जो वाई है क्या हम उसको डेविएशन बोल सकते हैं टेक्निकल? यस। कारण समझिए, अगर पार्टिकल में फोर्स निकलता तो ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा यहाँ निकलता, उसका तो आज ये मुड़ते 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 यहाँ निकला है, तो ये जिस जगह निकलना था वहां से थोड़ा अलग जगह निकला है, तो ये अपने रास्ते पे डेविएट हो गया, डेविएट। ये जो वाई है इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा, डेविएशन। इस बात को आप ध्यान रखें, वाई, वाई को क्या बोला जाएगा बच्चे, डेविएशन। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे थोड़ी ना बोलेंगे कि y कैलकुलेट करिए कि x कैलकुलेट करिए, तो आपको पता होना चाहिए y अपने आप में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वो क्या हो रहा है, अपना डेविएशन हो रहा है। क्लियर है सबको? अब अगर ये समझ में आ गया तो मैं वो क्वेश्चन बोलना चाहूंगा जो एग्जाम में आया था। सोल्व मत करना, सोल्व आप आराम से कर लेना, बाद में जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। हाँ, उन्होंने क्या बोला, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन परपेंडिकुलर फील्ड, वैल्यू कुछ रहा होगा, मैं अपने मन से कुछ डेटा लिख देता हूँ, 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। एक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर कर गया विद वेलोसिटी, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए अपने मन से लिख रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी दिस वन, इफ प्लेट लेंथ इज 3 meters, then find डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम में कुछ इस तरह का सवाल था, डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिखे, डेटा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरे को आपको मैसेज देना है कि अल्टीमेटली इसमें कौन सी चीज क्या है। पहली बात तो समझिए कि जो क्वेश्चन है वो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। यस, मेरा इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा नोटिस करिए मेरे साथ साथ फॉर्मूला में आइए। यस बच्चों, इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो आई थिंक क्यू और एम का जुगाड़ हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31, तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं क्यू और एम का जुगाड़ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी उन्होंने दिया हुआ है तो वो हम लगा देंगे। इसके अलावा पार्टिकल किस स्पीड से एंटर हुआ है वो भी उन्होंने दिया, वो भी हम लगा देंगे। और प्लेटों की विड्थ ये क्या दिया है, एक्स या वाई, प्लेट की जो लेंथ है ये जो भी है क्या है, एक्स है कि वाई है। वेरी गुड, प्लेटों की लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछा गया, डेविएशन, डेविएशन यानी क्या पूछा उन्होंने, वाई पूछ लिया। क्या पूछ लिया, वाई। तो बच्चे अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो क्या मैं इजीली वाई बना पाएंगे, हम लोग बिल्कुल बना पाएंगे। और आप देख रहे हैं एग्जाम में उन्होंने नहीं बोला कि एक्स इतना है तो वाई बताइए, उन्होंने क्या बोला, प्लेटों का लेंथ इतना है तो आपको क्या बताना, डेविएशन। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कर लेंगे, कंफर्टेबल, इज इट ओके? कर लेंगे बच्चे लोग, जो भी आएगा आ जाएगा, आंसर भाग गुणा भाग आप कर सकते हैं, मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना था, ठीक बात है। चलिए, ये भी आपने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह से हमारे सिलेबस में एक केस है लिक्विड ड्रॉप्स का। लिक्विड ड्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप अगर टूट करके एन छोटी लिक्विड ड्रॉप्स बनाए, या एन छोटी लिक्विड ड्रॉप्स मर्ज होकर के एक बड़ी ड्रॉप बनाए, तो छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप के रेडियस में क्या रिलेशन होगा, चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, पोटेंशियल में क्या होगा, ये हमें स्टडी करना है। तो आइए इसको कर लेते हैं। यस, क्या केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? क्या केस पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, बिग ड्रॉप एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दें, छोटी छोटी बातें हैं। मेन सारे टॉपिक हम क्लोज कर चुके हैं, बस एक दो छोटी छोटी बातें। आइए बच्चों, बिग ड्रॉप मेकिंग एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप, या एन स्मॉल ड्रॉप मेकिंग वन बिग ड्रॉप। ठीक है, आप देख रहे हैं रिवर्सिबल का सिंबल लगाया मैंने,
जानबूझ के लगाया है, इसलिए लगाया है कि छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बने या बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बने, जो रिलेशन मैं आपको लिख के दूंगा वो वैलिड रहेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको 5-7 रिलेशन का एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, वो लिस्ट हमें लर्न करनी है, और वो लिस्ट आया कहाँ से वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। क्या है? यस, गौर करें। एन क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स। लिस्ट क्या है मेरे पास? सबसे पहले आर बिग, एन पावर 1/3 आर स्मॉल, ये छोटी और बड़ी ड्रॉप की रेडियस में रिलेशन है। चार्ज बिग, एन टाइम्स ऑफ चार्ज स्मॉल, सबका रीजन अभी बता दिया जाएगा। सिग्मा बिग, एन पावर 1/3 सिग्मा स्मॉल। फोर्थ, ई बिग, इलेक्ट्रिक फील्ड बिग, एन पावर 1/3 ई स्मॉल। कैपेसिटेंस सी बिग, एन पावर 1/3 सी स्मॉल। एंड सिक्स्थ, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल बिग, एन पावर 2/3 वी स्मॉल। छोटी ड्रॉप और बड़ी ड्रॉप के रेडियस में रिलेशन, चार्ज में रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल में, कैपेसिटेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, सब में रिलेशन जो है वो इस तरह से है। इस तरह से हमें याद होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि रिलेशन आए कैसे हैं, वो भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, देखिए अगर एग्जाम में थोड़ी भूल चूक हो जाए तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करिए कि जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं, लिक्विड ड्रॉप जो हम डील कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप, इसको हम कैसा मान रहे हैं? हम इसको मान रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। कैसा ट्रीट कर रहे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम लिक्विड ड्रॉप को कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं तो बोलिए, कंडक्टिंग स्फीयर के तो सारे फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ भी लग जाए। अब मैं बताता हूँ सारे कैसे आएंगे। क्या बताइए, बड़ी ड्रॉप टूट के छोटी ड्रॉप्स बनाए या छोटी से बड़ी ड्रॉप बने, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, तो दोनों तरफ के वॉल्यूम मैच कर दे। बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस, वेरी गुड। तो ये क्या होगा? एन टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं? बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर एन टाइम्स ऑफ छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम, बराबर कर दीजिए। तो अब देख लीजिए, यहाँ से आर क्यूब बराबर आ रहा है एन आर क्यूब, और दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो आर बराबर आ रहा है एन पावर 1/3 और स्मॉल आर। इस तरह से दोनों वॉल्यूम बराबर करके हम क्या ला सकते हैं? रेडियस का हिसाब ला सकते हैं। और आइए, चार्ज, मैंने अगला लिखा है चार्ज के बारे में। आई थिंक चार्ज के बारे में तो आई थिंक लिखने की आवश्यकता नहीं थी। सोचिए, 10 ड्रॉप्स हैं, हर एक पे एक एक कूलम चार्ज है, तो अगर वो मर्ज होकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगी तो बड़ी ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा? 10 कूलम। आपने तो बोला था चार्ज ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, तो ऑब्वियसली मान लीजिए 5 ड्रॉप है, हर एक के ऊपर 3 कूलम चार्ज है, 5 ड्रॉप 3 कूलम चार्ज, तो बड़ी ड्रॉप पे कितना हो जाएगा? 15 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो क्यू बिग दैट वाज सिंपली n टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल। तो आई थिंक ये तो मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था, मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े जवान। सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिंग स्फीयर का सिग्मा क्या होता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता था। तो आ जाइए, सिग्मा का हिसाब कैसे है? क्यू का एन के साथ क्या चल रहा है? एन। और क्यू का और अच्छा लिख देता हूं चाहिए तो, यहां से क्या आ रहा है? क्यू अपॉन आर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल। क्यू का एन के साथ क्या चल रहा है? एन। और रेडियस का एन के साथ क्या चल रहा है? एन पावर 1/3। एन पावर 1/3, यहाँ तो रेडियस का भी स्क्वायर, तो नीचे एन पावर 2/3 बनेगा, ऊपर एन है, तो काट पीट के क्या आ जाएगा? एन पावर 1/3 आ जाएगा। तो सिग्मा में मैथमेटिकली आई एम गेटिंग एन पावर 1/3, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सिग्मा बिग इज एन पावर 1/3 सिग्मा स्मॉल। इस तरह से आया है। और बच्चे बड़े आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आपको याद है कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको? कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था। और अगर ये था तो यहाँ से क्या पता लग रहा है? प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एन पावर 1/3 आया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या आ गया? एन पावर 1/3। इसलिए मैंने लिख दिया ई बिग इज एन पावर 1/3 इंटू ई स्मॉल। पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल आप क्या लिखते थे? के क्यू बाय आर। ठीक है, सारे फॉर्मूला आपको आते हैं। प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर, चलो मेरे साथ। क्यू, क्यू में क्या चल रहा है? एन, और रेडियस में क्या चल रहा है? एन पावर 1/3। तो एन डिवाइडेड बाय एन पावर 1/3 सोल्व करके देख लीजिए कितना आएगा? एन पावर 2/3। देख रहे हैं आप लोग, पोटेंशियल में मेरी मर्जी नहीं चल रही है, पोटेंशियल में क्या है? एन पावर 2/3। इसलिए पोटेंशियल में मैंने क्या लिख दिया? वी बिग इज एन पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल। ठीक है, कैपेसिटेंस, ध्यान दीजिए, मैं आपको जब कैपेसिटर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि आर रेडियस के कैपेसिटर, सॉरी आर रेडियस के कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है। ये देखिए, आर रेडियस के कंडक्टर का कैपेसिटेंस वहां पढ़ाएंगे हम आपको 4πε0 इंटू आर। तो सी स्क्वायर होता है 4πε0 इंटू आर। तो ये क्या चल रहा है? क्या प्रोपोर्शनल टू आर? यस, प्रोपोर्शनल टू आर। किसी भी स्फीयर का
capacitance proportional to radius, और radius was proportional to n power 1/3, n power 1/3, so obviously capacitance is also proportional to n power 1/3। तो देख रहे हैं बच्चों, मुद्दा ये है कि लिक्विड ड्रॉप को हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। और कंडक्टिंग स्फीयर के जितने भी फॉर्मूला आप जानते हैं, उन फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, खुद भी रिलेशन बना सकते हैं। इज इट ओके? समझ में आया बच्चों को? शिवांगी वेरी गुड, राहुल, प्रशांत वेरी गुड, समझ में आ गया ना सबको? आफरीन वेरी गुड। अब अगर समझ में आ गया तो आइए अब, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कैसे आए हैं, तो अगर एग्जाम में कभी भूल चूक होने लगे, आपको लगे यार मैं कुछ मिस कर रहा हूं, तुरंत आप क्या करें, बना के देख सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन तो आप याद कर ही लेंगे मेरे हिसाब से। अब ध्यान दीजिए, हाँ बेटे उससे भी कर सकते हैं, रुचि बराबर, सही बात है। कोई भी फॉर्मूला लगाइए, सारे फॉर्मूला सही है ना, तो जो फॉर्मूला आपको ज्यादा अप्रोच में लगता है वो लगा दीजिए। और ध्यान दीजिए, यस, यहाँ से आ जाएगा। अब याद करने के लिए एक ट्रिक बोलता हूँ आप लोगों को। देखो चार्ज का तो याद ही मत करो, एन पावर एन टाइम्स है ना, तो दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी में क्या आ रहा है, एन पावर 1/3 आ रहा है, सिवाय पोटेंशियल के। थोड़ा दिमाग में जल्दी रिकॉल कैसे करेंगे? ड्रॉप्स के मामले में सभी में क्या आ रहा है, एन पावर 1/3, एक्सेप्ट पोटेंशियल, एक्सेप्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल के अलावा सब में क्या चल रहा है, एन पावर 1/3 चल। इस तरह थोड़ा सा फास्ट रिकॉल हो जाए एक बार। दूसरी बात, अब आते हैं क्वेश्चंस पर। हम आपको कभी स्मॉल की कोई पैरामीटर देकर के बिग का पूछेंगे या बिग का देकर के स्मॉल का पूछेंगे, तो ये रिलेशन यूज करना। आप देख रहे हैं इनमें एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। अब आपको देख रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अक्सर उनका क्यूब रूट 1/3 चाहिए होगा। तो अक्सर हम जब आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स देंगे, पता है कैसे दिया करेंगे, 8 देंगे तो उसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2, 125 देंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5, 1000 ड्रॉप देंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 10, 64 ड्रॉप देंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। आप समझ रहे हैं? तो जानबूझकर नंबर ऑफ ड्रॉप जो भी आपको देगा क्वेश्चन में, वो ऐसा फिगर देगा इसका क्यूब रूट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। वो जनरली ऐसा कोई टेढ़ा वो नहीं बोलेगा 5 ड्रॉप है। अगर 5 ड्रॉप दे दिया तो 5 का 1/3, 5 का क्यूब रूट निकाल पाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वो जनरली 5 नहीं देगा, वो जनरली 7 नहीं देगा, वो जनरली ऐसे डेटा आपको देगा जिसका क्यूब रूट हम बहुत इजीली वर्बली निकाल सकते हैं। क्लियर? ताकि हम लोग सवाल कर सके। चलिए, तो ये सारी जानकारी हो गई है। अब इस जानकारी पर अपने एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा उस पर आते हैं। आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं, ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूं। ओके 1000 ड्रॉप्स मिलकर ये क्या बना दिया, बिग ड्रॉप बना दिया। इफ ई स्मॉल वाज 2 वोल्ट पर मीटर, तो मुझे बोला ई बिग चाहिए। चलो आंसर लेके आओ फटाफट से, जल्दी से आंसर लाए, कमान कमान गेट द आंसर। शाबाश ईशा, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से आंसर लाए वरना मैं गलत आंसर लिख दूंगा, और गलत लिखने के बाद सही भी नहीं करूंगा। यस मान, कितना आ रहा है 20। कैसे किया बच्चों ने, ये देखिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है 20। आपने ये प्रोसेस किया होगा, ये अपना फॉर्मूला था बच्चे। आओ 1000 1/3 और ई स्मॉल वाज 2, 1000 1/3 10 2, इट इज मेकिंग 20 वोल्ट पर मीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े जवान। इफ बिग ड्रॉप मेकिंग 27 स्मॉल ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप 27 छोटी ड्रॉप बना रही है। वी बिग 1 वोल्ट, वी स्मॉल चाहिए। चलो भाई काम शुरू करो, काम शुरू करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं गलत आंसर लिख दूंगा, जल्दी बोलिए। कैलाश गलत आंसर है आपका, जल्दी से बोलिए कितना आ रहा है। हाँ शाबाश, 1/9 आंसर आएगा, वेरी गुड। 1/9, कुछ लोगों का 9 आंसर आया हुआ है, मुझे लगता है 1/9 आएगा। शिवम चेक करो, 1/9, वेरी गुड वेरी गुड, चेक करें, फाइनल आंसर इज 1/9। योगेश यादव 1/9 आएगा, चेक कर जल्दी से। भाई साहब ये पोटेंशियल का मामला है, पोटेंशियल में क्या था, n पावर 1/3 या 2/3 था, n पावर 2/3 था। योगेश n पावर 1/3 या 2/3, चलो भाई आ जाओ। v big was n 2/3 v small, ये था बच्चे। चलो v big is given 1, this is 27 2/3 and this is v small, तो 1 27 का 1/3 होता है 1/3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, सॉरी 27 का 1/3 होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या होगा 9 और दिस इज v small। तो फाइनली v small यू आर गेटिंग 1/9 वोल्ट, ये मेरा आंसर। वेरी गुड,
क्या आपको क्वेश्चन का प्रोफाइल समझ में आया है? आप देख रहे हैं मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन में बड़े स्मॉल ड्रॉप का डिटेल देके बड़े का पूछा और एक में बड़े का डिटेल देकर के स्मॉल का पूछा। तो मुद्दा ये नहीं कि क्या देंगे और क्या नहीं, दोनों में से एक चीज दे देंगे और दूसरी चीज पूछेंगे। और आपने देखा नंबर ऑफ ड्रॉप कैसे दे रहा हूं मैं, 1000 फट से 10 आ जाएगा, 27 का सीधा 3 आ जाएगा, 64 होगा तो 4 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ने मैनेज करना है। ठीक बात है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, जल्दी बोलिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इतने हल्के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आते रहे। ये जो भी आपने ना ड्रॉप ड्रॉप खेल रहे हैं ना हम लोग, ये जो बूंद बूंद खेल रहे हैं, ऐसे आसान क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आते रहे। और देखिए अपने नीट का एक क्वेश्चन, नीट नीट के क्वेश्चन में उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी यू बिग एंड यू स्मॉल रिलेशन, बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के बड़ी ड्रॉप और छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है ना, यू इज पोटेंशियल, इसमें क्या रिलेशन होगा? अगर आपको याद है, आप इनको कंडक्टिंग, आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन तो आपको दिया नहीं है। अब आप देखिए हम इनको कंडक्टिंग स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं। क्या होता है कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखी थी, k²/2r, याद है सेल्फ एनर्जी बोला था। कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, दैट बिकम्स सेल्फ एनर्जी। तो ये क्या हो गया, तुम्हारे कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे याद नहीं तो अब इसको क्या करूं, मैं मैनेज कर लूं। चलिए क्या आ रहा है यहाँ से, क्या q² आ रहा है, q², q का क्या चल रहा था n² और r का क्या चल रहा है, वेरी गुड ईशा, स्वयं बिल्कुल सही आंसर है। और r का क्या था बच्चे, n⁻⁴। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, ऊपर है n, ऊपर है n² और नीचे है n⁻⅓। ये क्या हो गया n 2 - 1/3। तो फाइनली यू आर गेटिंग n⁻⁵/3। राहुल n⁻⁵/3 आएगा बेटे, चेक कर। तो फिर अब मैं लिख सकता हूं, बोलो n⁻⁵/3 क्या यू स्मॉल? तो एग्जाम में मेरा आंसर ये था। हाँ वेरी गुड रितु, n⁻⁵/3, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। ठीक है, अब देख रहे हैं कितना आसानी से काम कर रहे हैं। तो मुद्दा ये नहीं, और आपने ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया था ना पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा, नहीं बताया था, लेकिन आपने मैनेज किया। क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कंडक्टिंग स्फीयर वाला मामला करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप चाहें तो, आपको याद होगा कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी आप हाफ क्यूवी लिखते हैं ना, हाफ क्यूवी, याद है कैपेसिटर में आपको पढ़ाते हैं। तो आप चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आओ, क्यू का क्या चलेगा n, और v का क्या था n⁻²/3। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, n⁻⁵/3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं कि आपने फॉर्मूला ये यूज किया कि वो यूज किया, कोई भी फॉर्मूला यूज करो भाई, रिजल्ट सही आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम प्रोपोर्शनल डिसाइड कर रहे हैं। हो जाएगा। चलिए ये भी आपने कर लिया। तो क्या क्या हो गया, ड्रॉप्स का केस भी खत्म करते हैं, बात को आगे बढ़ाएं। जवानों जवानों बात को आगे बढ़ाया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस तरह से एक केस हमारे सिलेबस में है। क्या केस है, कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। आइए इसको भी समझते हैं, बोले क्या प्रॉब्लम है। आइए, बहुत ही सुंदर, विकास समझ गया मेरी बात। मुद्दा है कि आंसर सेम आना चाहिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड विकास। तो भाइयों आओ, कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। आपको ध्यान होगा आज तक मैंने पूरे चैप्टर में जितने भी कंडक्टर आपको पढ़ा उसमें क्या था, या तो कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में था या कंडक्टर स्फेरिकल फॉर्म में था। कंडक्टर प्लेट के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, स्फेयर के फॉर्म में, तो क्या होगा, रेगुलर शेप है। रेगुलर मतलब एकदम रेगुलर शेप है। अब इरेगुलर मतलब क्या होगा, देसी लैंग्वेज बोलो, टेढ़ा मेढ़ा। कंडक्टर कैसा, टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर शेप का कंडक्टर आ जाएगा तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, हमसे पूछेंगे कहाँ चार्ज कम। ये देखिए इधर, और इरेगुलर शेप का मतलब क्या हो गया, ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब ये कोई कंडक्टर दे दिया तो हमसे पूछेगा कि बताइए सरफेस पे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहाँ कम है, चार्ज कहाँ कम ज्यादा है, पोटेंशियल कहाँ कम ज्यादा है, सिग्मा कहाँ कम ज्यादा है, मतलब जितना भी हमने पढ़ा है सब पूछेगा। तो पूछेगा तो यार मुझे गोलों को डील करना आता है, स्फीयर को, प्लेटों को, मगर टेढ़ा मेढ़ा शेप का तो मुझे नहीं आता है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर सवाल भी करें। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी, अच्छा कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ जाएगा, कंडक्टर तो चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर के आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे, वेरी गुड। और आपको ध्यान है आज तक तो मैंने आपको कंडक्टर के नाम पे सिर्फ क्या पढ़ा था, स्फेरिकल पढ़ाया था। अब थोड़ा शब्दों में ध्यान देना, ये भी कंडक्टर है, टेढ़ा मेढ़ा भी कंडक्टर है, ये स्फेयर भी क्या है, कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर है। फर्क ये है कि ये कंडक्टर तो हो गया इरेगुलर शेप और ये कंडक्टर हो गया रेगुलर शेप। ओके ठीक है। अब आइए, अगर मैं चार्ज दूंगा तो इसमें भी आउटर सरफेस पे जाएगा बच्चे, और इसमें भी आउटर सरफेस पे जाएगा, मगर इसमें तो आउटर सरफेस सब जगह चार्ज सेम सेम जाएगा, सेम सेम बटेगा, और इसमें आउटर सरफेस पे कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होगा। तो एग्जामिनर
पूछेगा मुझसे कि कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। और देखिए इसमें सरफेस पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे कम और कहीं ज्यादा होगा। तो यार डीलिंग कैसे करनी है जरा उस पर आते हैं। तो प्रिंसिपल सुनिए उसका क्या रहेगा। यस, मैं जो लिख के दूंगा उसमें आर रेडियस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बीमारी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, सब मैं आपको समझाऊंगा। यस, मैं जो नियम आपको लिख के दे रहा हूँ, जो हिसाब लिख के दे रहा हूँ, उसमें आर जो आएगा दैट इज नॉट रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैं समझा देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करके से तीन चार बातें। अगर हमें देखना होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सरफेस पे जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां ज्यादा चार्ज आएगा, जहां कम होगा वहां कम चार्ज आएगा। और अगर सरफेस पे सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, जैसा कि स्फीयर में होता है, तो सब जगह चार्ज सेम सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो रहा है। दूसरा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी 1/r। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अगेन 1/r। फोर्थ, पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे पास जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। सुने विकास, विकास एक बार में सुनाकर बार बार क्यों रिपीट करवा रहा है, टाइम क्यों खराब कर रहा है सबका। फिर सुन दोबारा, स्फीयर में सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी सरफेस में क्या होगा। अब आ जाइए, सारा खेल कौन कंट्रोल करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर देखिए, सरफेस पे चार्ज जाएगा, लेकिन जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी वहां चार्ज ज्यादा जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां चार्ज कम जाएगा। और सब जगह अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है जैसे कि स्फीयर में होता है, तो सब जगह चार्ज भी सेम जाएगा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस सरफेस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां सिग्मा ज्यादा जाएगा, और जहां ज्यादा होगी वहां पे कम जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोपोर्शनल इनवर्स चल रहा है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी वहां ई कम होगा, और जहां कम होगी वहां ज्यादा जाएगा। और पोटेंशियल, पोटेंशियल को तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर से मतलब नहीं है, बिकॉज वी नो द मंत्र वाज कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट मींस कंडक्टर स्फीयर है, टेढ़ा मेढ़ा है, व्हाटएवर इट इज, सरफेस के हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो सरफेस पे ही नहीं, अंदर तक सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ये अपने को नियम आने चाहिए। अब अंशुल सुनते जाए, अंशुल सुनते जाए, सब आ जाएगा, जितना भी आपके दिमाग में चल रहा है सब आ जाएगा, सुनते जाए बेटे, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बीमारी, जरा वो समझते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि हम लोग किसी भी सरफेस पर, जिस सरफेस का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है, उस जगह पे हम ये देखते हैं कि अगर उस पॉइंट और आसपास की दीवारों को लेकर हम स्फीयर बनाएंगे, तो जो स्फीयर की रेडियस होगी वो क्या होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर देखिए मैं फोटो में समझाता हूँ। जैसे मानिए मुझे यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है, सपोज कीजिए यहाँ का, बच्चे यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना है, ध्यान दें। तो इसको और इसके आसपास की दीवारों को लेकर अगर मैं गोला एक स्फीयर अज्यूम करूं, आई थिंक ये बनेगा। तो इस गोले की जो भी रेडियस है वो इस पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाएगी। और आइए, अगर मुझे यहाँ का जानना है तो क्या होगा, यहाँ पर और आसपास की वॉल को लेकर के, वॉल के पहले नहीं मुड़ना है, आसपास की वॉल के साथ मुड़ना है, तो उसको लेकर के एक स्फीयर अज्यूम करूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। क्लियर है। इधर देखिए मेरी तरफ हाथ से समझाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा हाथ, देखिए सब लोग प्लीज, अभी तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे हाथ की सरफेस पे, ये मेरा हाथ, इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे देखना है, ठीक है। तो इधर देखिए, अभी अभी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, ये जो स्फीयर बनेगा ना, इसका जो रेडियस आएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बोलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, शाबाश। क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसको मोड़ता जाऊंगा वैसे से क्या होता जाएगा, क्या छोटा गोला बनेगा, छोटा गोला और छोटा और छोटा और छोटा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रहा है। शाबाश। अब बताइए रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बोलिए। शाबाश, वेरी गुड। खेल समझ में आ गया आपको। तो बच्चे सिंपल, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, आपको सिर्फ नोटिस करना है कि कहाँ पे छोटा गोला बनेगा और कहाँ बड़ा गोला बनेगा। जहाँ छोटा गोला वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जहाँ बड़ा गोला वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। और इतनी सी बात, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फंडा आपके हाथ में आएगा, तुरंत ये नियम कायदे लगा के अपना काम शुरू कर सकते हैं। क्लियर है। अब अपनी बात को मैं और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये देखिए। जैसे मानिए मेरे पास एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए। मानिए ये कोई मेटल का बना हुआ कौवा है। कौन है ये, मेटल का बना हुआ कौवा, डू यू नो कौवा। ये देखिए ये कोई मेटल का बना हुआ कौवा है, ठीक है।
अब ये मेटेलिक बॉडी है और ये कौवा कबूतर पे ध्यान नहीं देना है, कुल मिला के क्या है, हाँ रेगुलर शेप है कि इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है। और एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा देखिए, पॉइंट ए, लेट दिस इज पॉइंट बी, लेट दिस इज पॉइंट सी, एंड ये डी, डी पॉइंट मान लेते हैं इनसाइड है, कहां पर है, इनसाइड है। अब आ जाओ मेरे साथ, इस सवाल से मैं सब समझा दूंगा, आ जाओ सब लोग हेल्प करें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटेलिक यानी कंडक्टर बॉडी हो गई है, इसके 3 पॉइंट सरफेस में मेंशन है, चोंच पर पॉइंट ए है, ऊपर ये पॉइंट बी है और ये नीचे में सी पॉइंट सी है, और डी पॉइंट जो है ना सरफेस पर नहीं अंदर है। डी पॉइंट कहां पर है बच्चे, अंदर, दिख रहा है बच्चे को, डी पॉइंट कहां पर है, कौवा की सरफेस पे या कौवा के अंदर है, डी पॉइंट कौवा की सरफेस या अंदर है, अंदर है, डी पॉइंट कौवा के अंदर है, हो गया। यस, आप मुझे बोलेंगे कि बताइए कौवा को, मुझे एक बार बताइए, अगर मैं कौवा को चार्ज दूंगा तो चार्ज कहाँ जाएगा, बोलिए, डी पे चार्ज जाएगा क्या, अगर कौवा को चार्ज देंगे तो डी पे चार्ज जाएगा क्या, नो, क्या एबीसी पर जाएगा, क्या एबीसी पर जाएगा, एबीसी पर जाएगा, एबीसी पर जाएगा, इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल, वेरी गुड। तो सारा खेल, कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हिसाब तैयार करना पड़ेगा। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हिसाब करते हैं, मुझे बताइए ए बी सी, सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे है, सी पर, उससे कम बी पर और उससे कम ए पर। क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का, सब बच्चे फटाफट से रिप्लाई करें, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप कंफर्टेबल हैं, जल्दी बोलें। वेरी गुड, चलिए तो बस अब खेल शुरू करें, चलो आंसर दे दो मुझे, बोलिए, मैं इसी में 3-4 क्वेश्चन पूछ लूंगा। पहला सवाल बोलिए, यस, सबसे ज्यादा चार्ज कहां जाएगा, एबीसी में सबसे ज्यादा चार्ज कहां जाएगा, जल्दी बोलें, सी पर। बोलिए, क्या मैं चार्ज का सीक्वेंस लिख दूं, चार्ज का सीक्वेंस, आई थिंक क्यू सी उससे कम, क्यू बी उससे कम, क्यू ए और सबसे कम क्यू डी, और क्यू डी तो आई थिंक बिल्कुल जीरो होगा। क्या इस सीक्वेंस से सहमत हैं आप बच्चे, आयुषी, वेरी गुड, दूसरा, क्लियर, ओके। मुझे बताइए सिग्मा सबसे ज्यादा कहां पे होगा, कम ऑन, सिग्मा सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ए पर, सिग्मा का सीक्वेंस, सिग्मा ए उससे कम, सिग्मा बी उससे कम, सिग्मा सी, पता है ना आप लोगों को, जहां पर रेडियस ज्यादा वहां सिग्मा कम, प्रिंसिपल याद है। और सिग्मा डी पर तो, डी पर तो हम सिग्मा की बात नहीं करेंगे, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे डी तो अंदर है, तो जो पॉइंट अंदर है जो सरफेस पे नहीं है उसके लिए हम डी सिग्मा की बात नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ो जवानों। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज, आपको याद है कैसा भी कंडक्टर उसकी सरफेस पे लिक्विड, क्या पढ़ा था एक बार, कुछ याद आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर हो, प्लेट हो, याद है आपको ये पॉइंट, ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर उस हिसाब से बोलिए कहां पे बेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए पर, उससे कम बी पर और उससे कम सी पर, और डी पर कितना होगा, जीरो की नॉन जीरो, डी पर, डी पर जीरो, यू नो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, आपने बोला था ना एक बार मेरे से, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बहुत ही सुंदर। यस, फोर्थ आंसर देंगे मुझे, फोर्थ का, कौन, बोलिए, पोटेंशियल बेस्ट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, ए पर या सी पर, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, ए या सी, कुछ लोग ए और सी बोल रहे हैं, शिवानी बोल रही है, अनुष्का बोल रही है, हाँ राहुल बोल रहा है, क्यों भाई, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, ए पर या सी पर या सब जगह सेम सेम, सेम सेम, you know the mantra, the chapter mantra was conductors are equipotential surface, इसका मतलब क्या हो गया, आप अगर आप कंडक्टर हो तो आप स्फेयर हो चाहे प्लेट हो चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा कौवा हो, आप स्फेयर हो चाहे आप प्लेट हो चाहे आप कौवा हो, आपके हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, हाँ अलग या सेम सेम, सेम सेम, बिकॉज कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल। तो बोलिए क्या मैं कह दूं, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, ठीक है, सरफेस पे तो सब जगह सेम होगा, डी पर, डी पर, कम ऑन, डी पर, बोलिए डी पर, डी पर भी सेम होगा, नहीं नहीं नहीं, डी अंदर है, डी अंदर है, डी अंदर है, ईशा डी तो अंदर है, मगर डी तो अंदर है बेटे, डी अंदर है तो भी सेम होगा, हाँ ये कुछ नालायक लोग जीरो बोलती है मेरे को, साक्षी बोलती जीरो, हाँ अभी इनको उल्टा लटकाया जाएगा, साक्षी डी पर जीरो क्यों होगा बेटे, बताना जरा, यू नो कंडक्टर में सरफेस से लेके अंदर तक सब जगह पोटेंशियल सेम होता था, तो नालायक हो, डी पर भी क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है, सेम एज सरफेस, वेरी गुड, क्लियर है, क्योंकि सब जगह क्या होने वाला है, सेम होने वाला है।
तो ये सारे पॉइंट्स जो देख रहे हैं सब अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली बुक्स में, तरह तरह की शेप बना के दे देगा। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ थोड़ा कंपैरिजन करना है, डायग्राम देख के पता लग जाएगा कि कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और कहाँ ज्यादा है। वो देखने के बाद अपने पास जो रिलेशन है ना ये वाले, इन रिलेशन को यूज करके आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। कहाँ पर चार्ज ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ फील्ड ज्यादा है, कहाँ पोटेंशियल कम, सब आप बोल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। क्या एक कौवा समझ में आया है? जल्दी बोलिए, क्या एक कौवा सबको क्लियर है? हम्म, कौवा सबको समझ में आ गया है? यस, वेरी गुड। और अभी समझते यहाँ से एक बात पता लग गई मुझे, आपने नोटिस किया इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कहाँ पे हुआ है? ए पर। बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कहाँ पर हुआ? ए पर। और ए पर, तेरा आना मेरे साथ, ए पर। ए पर क्या है? क्या बोल दूं? शार्प कॉर्नर है। ए पर क्या है? शार्प कॉर्नर। देखो देखो, शार्प कॉर्नर है। इसका मतलब मैं समझ गया कि जहाँ इसका मतलब मैं समझ गया कंडक्टर में जहां पे शार्प कॉर्नर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा होगा। और बच्चों जहां पे शार्प कॉर्नर है वहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आसपास की एयर का इंसुलेशन पंक्चर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे रहेगी? शार्प कॉर्नर पर। इसका मतलब अगर चार्ज का लीकेज स्टार्ट होगा, अगर इस कंडक्टर से चार्ज का लीकेज स्टार्ट होगा तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? सब जगह से, शार्प कॉर्नर से। शार्प कॉर्नर से होगी, ठीक है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, कंडक्टर्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? कंडक्टर में सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? कहीं भी, या शार्प कॉर्नर पर? शार्प कॉर्नर पर। इसीलिए चार्ज का लीकेज होना, हाँ पंक्चर होने का मतलब जहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, आपने सुना होगा कि एयर का जो इंसुलेशन है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पंक्चर हो जाता है? 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इस इलेक्ट्रिक पर एयर का इंसुलेशन पंक्चर हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा सबसे पहले कहां पर है? चोंच पर या शार्प कॉर्नर पर। तो अगर इंसुलेशन पंक्चर, चार का एयर का इंसुलेशन अगर पंक्चर होगा तो उसकी शुरुआत कहां पे होगी? उसकी शुरुआत होगी शार्प कॉर्नर पर। यानी चार्ज का लीकेज होना या चार्ज का अप्रोच करना सर्वप्रथम कहाँ शुरू होगा? शार्प कॉर्नर पर। इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। वही कोरोना जो आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, उसी का नाम यहाँ पर यूज किया गया है। तो क्या सीखा बच्चों ने अभी? यस, ये देखिए क्या सीखा आप लोगों ने कि 8 शार्प कॉर्नर, एक शार्प कॉर्नर ई इज मैक्सिमम, सो लीकेज एंड अप्रोच ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस एट शार्प कॉर्नर एंड दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर है? समझ में आया सबको? सब कुछ क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये बात समझ में आ गई है? मुझे बताएंगे कि इनमें से 3 4 शेप बता रहा हूं, एक है स्फेयर, एक है सिलेंडर, एक है कौन। मुझे बताइए, तीनों चारों कंडक्टर है ये, मुझे बताइए कौन ज्यादा देर तक चार्ज को सस्टेन करेगा? तीनों को चार्ज दे दिया मैंने, तीनों की सरफेस पे चार्ज है, चार्ज किस पर सबसे ज्यादा देर तक टिकेगा? शाबाश, स्फेयर। क्योंकि आप समझ गए जिसमें शार्प कॉर्नर है वहां तो चार्ज लीक होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और जिसमें शार्प कॉर्नर बिल्कुल नहीं है वहां चार्ज सबसे ज्यादा टिकेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। यस, चार्ज विल रिटेन, या यूं कह सकते हैं स्फेयर विल रिटेन, स्फेयर विल रिटेन द चार्ज लॉन्ग लास्ट। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए, तो ये सारी बातें खत्म हो गई है और ये अपना पहला चैप्टर क्लोज होता है, इलेक्ट्रोस्टेट। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टेट्स। इलेक्ट्रोस्टेट मैंने आपसे सारी छोटी बड़ी बातें, सब फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ग्राफ और इसके अलावा सारी कॉन्सेप्चुअल बातें मैं कंप्लीट करता हूँ। बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर खत्म, ठीक है। कुछ हवा लगी कुछ हवा लगी? एक छोटी सी बात और सुन लो, आप जानते हैं ना 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच में फोर्स का क्या चलता है डिस्टेंस के साथ? 1/r² चलता है, पता है? वेरी गुड। मोहम्मद अली सर, जिंदगी में पहली बार इलेक्ट्रोस्टेट्स पे कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू, थैंक यू, खुश हैं। अंजू, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, धन्यवाद, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुश रहें, थैंक यू, वेरी गुड। एक छोटी सी बात और सुन लो ना, सुनो, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसका क्या चलता है? F = 1/r²।
आर स्क्वायर। वेरी गुड नंदिनी, थैंक यू। चैप्टर वेरी इजी हो गया है, वेरी गुड, पहली बार समझ आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ज्यादा होगी तो ज्यादा कैसे होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ आ गया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा है, फिजिक्स आप ही पढ़ाना सर, थैंक यू। चलो सुनो 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 और सुनो, ध्यान दीजिए, अगर एक डाईपोल हो Q1 और Q2 और एक चार्ज हो Q, तो इनके बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या चलता है, 1/r³ चलता है। और अगर ध्यान दें दो डाईपोल हो, दो डाईपोल Q1 Q2, सॉरी डाईपोल को तो Q1 Q2 नहीं लिखते ना, मैंने गलत लिख दिया, सुनो 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 यार, दिस इज Q एंड माइनस Q एंड प्लस Q, दिस इज माइनस Q एंड प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q डैश और प्लस Q डैश, तो इनके बीच में फोर्स प्रोपोर्शनल चलता है 1/r4। तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रख लें, वेरी गुड जैनब, थैंक यू अनुष्का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉड्यूल कर लीजिए, समझ के करना है, जितने क्वेश्चन मैंने करा उनको दोबारा कर लीजिए। और मॉड्यूल में सिर्फ ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला लगा के आंसर ले, आंसर लाना इज नॉट द टारगेट, आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, कैसे लगाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, वो सब देखना पड़ेगा। आफरीन प्लीज पूरा 12 का फिजिक्स आप ही पढ़ा दो, देखते हैं बेटे अभी देखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू दिव्या, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सुने तो क्या रहा, दो पॉइंट चार्ज के बीच में क्या होगा, एक लास्ट पॉइंट और देख लो बच्चे, ध्यान रखो जितने चार्ज होंगे उतनी पावर आएगी, दो पॉइंट चार्ज तो देखो आर के ऊपर 2 पावर है, एक डाईपोल और एक पॉइंट चार्ज, तो कुल मिला के 3 पोल हो गए ना, 3 पोल, तो देखो आर के ऊपर 3 पावर है, और दो डाईपोल डाईपोल के बीच में फोर्स पूछेंगे तो दो डाईपोल डाईपोल मिला के क्या हो गए, तो 4 पोल हो गए, और 4 पोल हो गए तो कितना आ जाएगा, R4। तो दिमाग में एक इमेज रखें, जितने पोल उतनी पावर, उसके हिसाब से आ जाएगा। मेरा नंबर बेटे वही है ना, मैंने दिया हुआ है ना 94142, लिख देता हूँ फटाफट से, मेरा नंबर है 9414296567, 9414296567, ये मेरा नंबर है। चलो चलो बच्चों, ये हो गया अपना, अब आपके आरएस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस इतना करो ठीक है। अब मुझे बताएं मॉड्यूल में कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे से चलते हैं। आपका जो मॉड्यूल है उसमें अगर किसी को कोई कष्ट है तो पूछें फटाफट से, वरना आगे बढ़ते हैं। थैंक यू राहुल, मॉड्यूल में कोई कष्ट है तो आगे पूछे, वरना आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलिए, कमान। रितु पूरा डिटेल बताओ, कौन सा नंबर, फिफ्थ सर नंबर फिर बता दो, 9414296567, ठीक है। आफरीन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 आपने सॉल्यूशन देख लिया ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन देखा आफरीन इसका आपने, आफरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा क्या आपने, नहीं समझ में आया आफरीन उसमें, आफरीन जो क्वेश्चन 14 आपने पूछा है ना, सब बच्चे ध्यान दें प्लीज, सब बच्चे ध्यान दें, एक्सरसाइज 1 का 14, ओके। क्वेश्चन 14 बेटे क्लास में किया था ना हम लोगों ने, इधर देखो आप आफरीन, इधर देखिए क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 14, सब बच्चे ध्यान दें, दो चार्ज जो है वो आपस में कितनी दूर पे है, 1 मीटर दूर पे, ठीक है, Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स कितना है F। अगर इन दोनों यहाँ पर दो स्फेयर कर दें, कुछ याद आया, कुछ याद आया, स्फेयर में क्या होगा, इंडक्शन भी होगा, इंडक्शन होगा, चार्ज का सेंटर थोड़ा सा दूर खिसक जाएगा, चार्ज का सेंटर थोड़ा सा दूर खिसक जाएगा तो आर, इफेक्टिव आर बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव फोर्स वही रहेगा कि एफ उससे कम आ जाएगा। आफरीन समझ में आया मेरा आंसर, बेटे जल्दी से रिप्लाई करें, हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्लीज। आफरीन मेरा आंसर समझ में आया बेटे, वेरी गुड, हाँ जी। अनु बिगिनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन 15, ध्यान दें प्लीज, ध्यान दें, बिगिनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 का भी 15 तो इसमें है नहीं, हाँ है, ठीक है बेटे, नेगेटिव चार्ज है ना,
अनु ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या बोल रहे हो इसके अंदर, बी में, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट क्यू, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। अच्छा अच्छा, इसमें इसको ये बताना पड़ेगा पहली बात तो कि पी से क्यू जा रहा है चार्ज कि क्यू से पी जा रहा है। इसमें इसने शायद मेंशन नहीं किया है कि पी से क्यू जा रहा है कि क्यू, समझ में आ रहा है अनु मेरी बात? इसमें इसको ये बोलना चाहिए था कि चार्ज ए से बी जा रहा है कि बी से जा रहा है, तभी तो हम डिफरेंस बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे कहां से कहां जा रहा है, तो मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। या तो आप बाउंड करिए मुझे कि भाई यूए माइनस यूबी बताना है कि यूबी माइनस यूए बताना है, नहीं बताओगे तो डिफरेंस, डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें थोड़ा सा वो क्लियर नहीं है, वो मेंशन कर लोगे तो फिर क्या करना, फाइनल माइनस इनिशियल करना। अनु कर लोगी? अनु मेरी बात समझ में आई बेटे? चलिए आयुष, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 50। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 50। अबे क्वेश्चन 50 कहाँ है इसमें? आयुष, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 50, एक्सरसाइज 2 में तो क्वेश्चन 50 है ही नहीं, क्या बात कर रहा है? संभालो अपने आप को। सृष्टि, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 21। 21 सृष्टि, क्लास में क्या था बेटे? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो वहां क्या करिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर लीजिए। सृष्टि इधर देखिए, ये था 9e और ये है 3e, ठीक है। आप बोल दीजिए साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कर लीजिए। तो के 9e अपॉन आर स्क्वायर, के 3e अपॉन, समझ रहे हैं, के 3 अपॉन दिस विल बी, सॉरी डिस्टेंस कितनी है उसकी, आर है ना, ओके। सुनो इधर देखो, ये 9e और ये 3, बीच में होगा, छोटे के पास होगा तो आर डिस्टेंस है। तो मान लेते से एक्स दूर पर होगा, तो आप क्या करने वाली, के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के 9e अपॉन कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से सोल्व कर लीजिए एक्स के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 17 में वी एट आर बाई 2, वरना है तो आर लेना चाहिए इनसाइड पॉइंट। नहीं बेटे सृष्टि, एक मिनट रुको, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 17। नहीं सुनो आप, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 17 सुनो। ये स्फेयर है आर रेडियस का, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो आप समझिए जो पॉइंट चार्ज उसके लिए तो आप क्या लोगी, पॉइंट चार्ज कितना है, पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू यहाँ पर, इस गोले पे स्मॉल क्यू है, तो कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन आर बाई 2, और गोले की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। सिक्सटी, बात समझ में आई मेरी? सूरज, एक्सरसाइज 1 का 92। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 22। चले, ये सब सॉल्यूशन आप वहां देख लीजिए, और कोई कष्ट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर सब क्लोज करते हैं। सूरज, क्लास में किया था हम लोगों ने? सूरज आप पूछ रहे हो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन क्लास में किया भाई, क्या कर रहा है सूरज? तो सॉरी शिवम, शिवम ये क्वेश्चन क्लास में किया, नोट्स में देखो आप। अदिति, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कहाँ है एक्सरसाइज 2 में? अदिति, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 40 है कहाँ? मेरे यहाँ तो नहीं है एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 40, कहाँ है इसमें? कुल क्वेश्चन ही 31 है यार। अच्छा अच्छा, वो मॉड्यूल तो मेरे पास है नहीं, पुराना वाला तो। चलिए फिलहाल आप जो है सॉल्यूशन उसमें देख लेना, बाकी का डिस्कशन बाद में करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन 40 ये है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 40 ये है, रुको। क्वेश्चन 40 देखो अदिति फटाफट से, 1 मिनट है आपके पास।
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए फटाफट से। आप जानती हैं जैसे आप जानती हो मॉड्यूल हाइड्रोजन का, इसमें आप देखते हो ये हो गया अपना, ठीक है। अब नोटिस करो कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मान लीजिए ये चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई, और ये चार्ज कितना है, माइनस ई है। ओके, अब ये बोल रहा है कि नेट फोर्स, एक मिनट, द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सपोज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली, वन ऑफ द चेंज। अच्छा अच्छा, सुने, सुनो 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 आप, दो एटम हमारे पास है, दो एटम हमारे पास है, तो बताइए इस एटम पे टोटल चार्ज कितना हो रहा है, डेल्टा ई, और दूसरे एटम पे भी टोटल चार्ज कितना हो रहा है, डेल्टा ई। अगर इन्होंने क्या चालाई की है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है ना, तो एक एटम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, और दूसरे भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो जीरो चार्ज होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की तो बात ही नहीं हो पाएगी। तो सवाल ये कह रहा है कि एक एटम का टोटल चार्ज डेल्टा ई मान लीजिए और दूसरे का भी डेल्टा ई। डेल्टा ई क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एक का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई और एक माइनस ई है। तो बोलिए क्या एक एटम पे ओवरऑल चार्ज डेल्टा ई हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकाल सकते हैं ना। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, के डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और उधर हो ही जाएगा आपका जी एम एच अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इसको सोल्व करके आप क्या ला सकते हैं, डेल्टा ई ला सकते हैं। चलिए तो ये सब क्लोज करते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे अब। मेरे मॉड्यूल में 92 क्वेश्चन है ही नहीं भैया। है। नाइनटी टू, ध्यान दें सूरज, पॉइंट चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक बनाएगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो आई थिंक इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक की अगर आप बात करिए, पॉइंट चार्ज इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक बनेगा, लाइन ऑफ फोर्स से निकलती है। जरा सोचिए कि अगर आपने डायपोल को यूं रखा है, तो मान लीजिए माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, इसमें फोर्स यूं लगेगा और इसमें फोर्स यूं लगेगा, तो एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो जरा देखिए ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, एक सेकेंड, सॉरी, रुको, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू रख दिया है, जरा सोचिए कि इस पर तो फोर्स यूं लगेगा और इस पर यूं, इस पे फोर्स यूं लगेगा, ठीक है। कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट, तो आप देखिए ये और ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। हाँ, लॉन्ग फील्ड भी रख सकते हैं, सभी पॉसिबिलिटी है। और अगर आपने इसको यूं रखा होगा, यूं रखा होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स पे नॉन जीरो भी आएगा। इसका मतलब क्या रहा, नेट फोर्स जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। वेरी गुड, चलिए भाई, ये सब खत्म। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत सारा टाइम चला गया अपना, पूरा 1 घंटा चला गया। चल, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर, नेम इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए चलो चलो अब अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ध्यान दें। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसमें देख लें, जो भी आपके डाउट्स हैं आप सॉल्यूशन में देखें, कोई बात समझ नहीं आए तो पूछें। वन, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अब वापस से पढ़ने के मूड में आ जाए, ध्यान दें प्लीज। आपको पता होगा कि हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में किसके बारे में पढ़ा है, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। चार्ज के बारे में आपको सबको समझ में आ गया है। चलिए, ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम सर्किट को स्टडी करने वाले हैं। सर्किट्स पढ़ेंगे, सीरीज, पैरेलल, इक्विवेलेंट करंट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना। इसके अलावा हम लोग सेल्स की ग्रुपिंग पढ़ेंगे, सेल्स की ग्रुपिंग, सेल्स हैं तो उनको सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना, वो सब आ जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर भी, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। आज हम कुछ बेसिक बातें शुरू करना चाहेंगे,
वो बेसिक बातों के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं उनको स्किप नहीं कर सकता, हमें वो बेसिक बातें भी सुननी पड़ी। आइए, पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था चार्ज के बारे में, ध्यान दीजिए। चार्ज चार्ज अगर एट रेस्ट है, दो कंडीशन होती है, या चार्ज इन मोशन, चार्ज के दो स्टेटस हो सकते हैं, या तो चार्ज रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ध्यान दीजिए, चार्ज अगर रेस्ट में है तो कोई करंट नहीं बनेगी, कोई करंट नहीं बनेगी, और चार्ज अगर मोशन में है तो क्या बन जाएगी, करंट डेवलप हो जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस कंप्लीट चैप्टर इज अबाउट द करंट। तो करंट वास्तव में है क्या, करंट इज नथिंग बट इफ चार्ज इन मोशन, चार्ज अगर फ्लो होने लग जाए, चार्ज अगर बहने लग जाए, चार्ज अगर मूव करने लग जाए, चार्ज अगर डिस्प्लेस होने लग जाए, तो दैट बिकम्स करंट। तो करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज इन मोशन। बेसिक कॉन्सेप्ट चार्ज इज मोशन, मूविंग चार्ज मेक्स द करंट। ठीक बात है। अब कई बच्चों को ये गलत फहमी कि इलेक्ट्रॉन चलने से करंट बनती है, नहीं, मुझे कहना है कोई भी चार्ज चल जाए दुनिया का तो करंट बनेगी। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भी बनेगी, प्रोटॉन चलेगा कभी कहीं पे तो भी बनेगी, कोई पॉजिटिव आयन मूव करेगा तो भी करंट बनेगी, और कोई नेगेटिव आयन मूव करेगा तो भी करंट बनेगी। सुन ले, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में करंट नहीं है, करंट इज अबाउट एनी टाइप ऑफ मूविंग चार्ज, एनी टाइप ऑफ मूविंग चार्ज दैट मेक्स करंट। ठीक बात है। अब आप जानते हैं चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिधर पॉजिटिव चलेगा करंट उधर मानते हैं, ठीक है। तो करंट इज अलोंग अलोंग पॉजिटिव चार्ज। सुन लिया आप लोगों ने। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट वर्ड, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट वर्ड, तो करंट क्या होगी, राइट वर्ड। नेगेटिव चार्ज आ रहा है राइट वर्ड, तो करंट कहां पे हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड। जिधर पॉजिटिव चलेगा करंट उधर मानी जाएगी, तो फिर जिधर नेगेटिव चलेगा करंट उधर में होगी, उल्टे में हो जाएगी, उल्टे में हो जाएगी। छोटी सी बात है। आइए, आप जानते हैं करंट कंडक्टिंग, करंट के कंडक्शन के बिहाफ पर या दुनिया में जो मटेरियल उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। यस, कंडक्टिंग नेचर के बिहाफ पे, करंट चलाने की क्वालिटी के बिहाफ पे मटेरियल को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर, जिसको आप नॉन कंडक्टर बोल देते हैं। ध्यान दें, हर बात सुने, हर बात का बहुत तगड़ा रोल है, इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं होता तो मैं नहीं बोलता। हर बात को सुने ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। जितना आप पूछना चाहते हैं, जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस से पहले ही पता है कि एग्जाम में बच्चों के मन में क्या क्या बुरे बुरे विचार आते हैं। तो आपके सारे बुरे विचारों का जवाब मैं दे दूंगा, आराम से सुने, ठीक है। ओके, तो आपने बोला कि हाँ सर चार्ज चलेगा तो करंट बन जाएगी, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज, दैट मेक्स करंट। हो गया। कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मटेरियल तीन प्रकार होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर बहुत अच्छे से करंट चलाते हैं, सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा करंट चलाते हैं, और इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट नहीं चलाते। तो फर्क किस बात का है, फर्क है चार्ज कैरियर्स का। जिस सिस्टम में जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे वो करंट चलाने में उतना सक्षम होगा, कम चार्ज कैरियर में तो कम करंट चला पाएगा, और चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो आप करते रहिए कुछ भी, वो करंट नहीं चला पाएगा। कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो बहुत सारे चार्ज के रहे तो फिर ये क्या करेगा, अच्छे से कंडक्शन कर पाएगा। सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, वहां पे दो तरह के चार्ज के रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं और होल्स भी चलते हैं, तो उनसे करंट बनती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बहुत लिमिटेड होती है, काफी कम होती है। इस चक्कर में कम चार्ज के रहे तो फिर कंडक्शन भी क्या होगा, कम, इसलिए उनको कंडक्टर नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। ध्यान दें, इंसुलेटर मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मगर हर इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाउंड होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होता है। क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस चक्कर में इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट नहीं चला पाते हैं, क्योंकि उनके पास चार्ज कैरियर नहीं है। तो आप समझिए, करंट चलाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है, आई थिंक दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास चार्ज कैरियर होनी चाहिए, और दूसरी बात ये चार्ज कैरियर मोशन में होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन पूरी कर दो तो क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। नोटिस करें, इंसुलेटर तो हम स्टडी करने वाले ही नहीं है, इंसुलेटर तो कुछ पढ़ना नहीं होता है। सेमीकंडक्टर आप लोगों को एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसकी डिटेल आपको वहां आएगी, तो यहाँ मैं सेमीकंडक्टर की बात भी नहीं करूंगा। तो यूं समझिए, इस चैप्टर में अपना पूरा फोकस किस पर रहेगा, कंडक्टर पे रहेगा। यानी इस चैप्टर में जितना भी डिस्कशन हम करेंगे बच्चों, वो मेन मुद्दा किसके बारे में रहेगा, कंडक्टर्स के बारे में रहेगा। अब आइए, कंडक्टर, कंडक्टर में करंट कैरी करने का काम कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितने भी मेटल होते हैं, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब क्या है, जितने भी मेटल है इनको हम अच्छा कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब एक बात बताइए यार,
कोई कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो, क्या अपने आप करंट चलती है क्या? नहीं ना। आई थिंक बैटरी या सेल तो लगाना पड़ता है, हमें एनर्जी सोर्स लगाना पड़ता है, बैटरी या सेल लगाते हैं तभी तो करंट चलती है। आप मेटल कुछ भी ले लीजिए, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, अपने आप तो करंट नहीं चलती है। तो आज हमें सबसे पहले ये सीखना है कि अपने आप करंट क्यों नहीं चलती है, उसका कारण क्या है। फिर हमें सीखना है कि बैटरी लगाने के बाद करंट क्यों चलती है, मतलब हमें कंडक्टर के अंदर का जो इंटरनल फिनोमिना है वो समझना है कि करंट क्यों नहीं चलती और करंट क्यों चलती है। उसको समझने के दौरान मैं आपको कंडक्टर के बारे में 8-10 छोटे छोटे पैरामीटर्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपकी बुक्स में भी और एग्जाम में भी आए हुए हैं। आइए, कंडक्टर विदाउट बैटरी, कंडक्टर विदाउट बैटरी, कंडक्टर विदाउट बैटरी। ध्यान दें भाषा पे। जैसे मानिए बच्चे, ये कोई कंडक्टर है, होगा कोई कॉपर का टुकड़ा, मान लीजिए कोई होगा सिल्वर का टुकड़ा, होगा कॉपर का टुकड़ा, हो गया कंडक्टर। जैसा कि आप कह रहे हैं विदाउट बैटरी, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं लगाया। बोलिए कंडक्टर क्या इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है? यस, ये देखिए मैंने दिखा दी, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई कमी नहीं है। और सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पीड होती है, टेम्परेचर की वजह से स्पीड, थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड अगर इनके पास है भाई हो, तो ये बैठे रहेंगे कि चलेंगे? चलेंगे। दे आर इन मूविंग पोजिशन, दे आर इन मूविंग पोजिशन। ये क्या कर रहे हैं, बैठे हैं कि चल रहे हैं? चल रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है, चार्ज कैरियर भी है और बैठे नहीं है, चल रहे हैं, मोशन में है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कैसा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन। इसको फील करना भी समझिए, जैसे गैस के कंटेनर में गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो रहा है, वेरी गुड, ब्राउनियन मोशन हो रहा है। तो मेरे पास चार्ज कैरियर थे और वो मोशन में भी थे, लेकिन उन्होंने कैसा मोशन किया? काम का मोशन की फर्जी मोशन, रैंडम मोशन, फर्जी मोशन, ब्राउनियन मोशन किया। तो आप देख रहे हैं कि रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन किया तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज कितना आ रहा? जीरो। तो बोलिए करंट बनेगी कि नहीं बनेगी? जिगजैग मोशन किया है, रैंडम मोशन किया है, ब्राउनियन मोशन किया है, तो चार्ज बस अपनी जगह ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा है, चार्ज का फर्दर मूवमेंट, फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए करंट बना कि नहीं बना? नहीं बना। तो फाइनल करें, कंडक्टर में अपने आप करंट क्यों नहीं चलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? है। रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में है। लेकिन कैसा मोशन किया? काम का मोशन की फर्जी मोशन, फर्जी मोशन किया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, सो करंट इज जीरो रहेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब जैसा कि अभी आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कहानी सुना है मैंने आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, ये होता है। इस कहानी में जो भी पैरामीटर्स आए हैं, इनको हमें न्यूमेरिकल में यूज करना होता है। तो इन पैरामीटर्स को हम लोग नाम देने जा रहे हैं। अभी मैंने कहा हमारे कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस। तो ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए एक टर्म बनाया हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंडक्टर के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर है। पहला पैरामीटर क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन है, हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। पूरे चैप्टर में इसको स्मॉल एन से दिखाऊंगा, जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा। ये क्या है? क्या फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा। ओके, इसका ऑर्डर याद रखें आप लोग, इसका ऑर्डर है बच्चों 10^28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अपने नीट में आया क्वेश्चन है भाई लोग, अपने नीट में आया क्वेश्चन है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर कितना होता है? 10^28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर, याद करना पड़ेगा। और एन किस पे डिपेंड कर रहा है? मेटल पे। सभी मेटल में एन की वैल्यू सेम होगी, थोड़ी थोड़ी अलग होगी, थोड़ी थोड़ी अलग होगी, डिपेंड्स ऑन मेटल, डिपेंड्स ऑन मेटल। छोटी छोटी बातें हम अगर नोटिस करें, काम की है इसीलिए बता रहा हूँ, अगर काम की नहीं हुई तो नहीं बताता मैं, ठीक है। तो क्या रहा बच्चों, आपने कहा था कि मेटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इस बात को न्यूमेरिकली दिखाने के लिए एक पैरामीटर बना लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्डर याद होना चाहिए, दैट इज नॉट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसका हो जाएगा। दूसरा क्या बोला आप लोगों ने कि उनके पास स्पीड होती है टेम्परेचर की वजह से, उसका नाम क्या हो जाएगा? थर्मल स्पीड। और इसको मैं मैथमेटिकली वीटी लिख रहा हूँ, वी फॉर स्पीड एंड टी फॉर थर्मल, याद रहेगा आपको, वीटी थर्मल स्पीड। ऑब्वियसली थर्मल स्पीड टेम्परेचर की वजह से है। आप देखिए कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करूं, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में लिखता हूं तो क्या होगा? हाफ एम वीटी स्क्वायर। क्या आप जानते हैं 3/2 ऑफ के टी लिख सकते हैं? बिल्कुल। कंडक्टर में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनका बिहेवियर कैसा है? आइडियल गैस के पार्टिकल जैसा है, आइडियल गैस, यू नो आइडियल गैस।
एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते थे 3/2 RT, तो एक पार्टिकल ही क्या लिखते थे 3/2 kT के, यू नो बोल्ट्जमैन। तो बच्चे यहाँ से VT क्या आ जाएगा आपका 3 kT/m, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसमें रूम टेम्परेचर डाल दें T 300 केल्विन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जानते होंगे, जानते हैं क्या, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल के सोल्व करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए क्या आ गया, एक तरह से थर्मल स्पीड आ गया। आप देखिए क्या क्या सीखने को मिल रहा है कि VT प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया √T। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बोलिए थर्मल स्पीड क्या बढ़ती जाएगी, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा स्पीड, ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा स्पीड। एक बार अगर हम बात करें तो ध्यान रखें 300 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पर थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर आता है वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। डेटाज याद होने चाहिए, मैं बोल चुका हूं इस तरह के डेटाज आपके एग्जाम में आते रहे हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। थर्मल स्पीड यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से चल रहे हैं और थर्मल स्पीड का ऑर्डर क्या चल रहा है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तीसरा एक टर्म हम यूज करते हैं बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, इसको जनरली मैं टो से दिखाऊंगा, जो टॉर्क वाला टो होता है ना वो हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। आइए ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इधर 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 इधर, ये आप समझिए एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से चल रहा है, थोड़ा समझिए इधर आइए मेरे साथ। जैसे मानिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, इधर जा रहा था, जाते जाते जैसे ही किसी एटम से टकराएगा तो टकराते क्या होगा, अपना पाथ डेविएट करेगा तो इधर जा रहा है, फिर जब तक टकराएगा नहीं तब तक चलता रहेगा, फिर जैसे टक्कर होगी फिर मुड़ जाएगा। तो जब जब टक्कर होगी तो बोलिए क्या वो अपना पाथ डेविएट कर रहा है, जैसे पार्टिकल इधर देखिए इधर जा रहा था, टक्कर होती इधर जाने लगा, फिर जब तक टक्कर नहीं जाता रहेगा, फिर जैसे टक्कर होगी तो मुड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, टक्करों की वजह से पार्टिकल एक दिशा में चल रहा है या जिगजैग चल रहा है, पार्टिकल जिगजैग चल रहा है, रैंडम चल रहा है। अब अगर पार्टिकल जिगजैग चल रहा है तो नोटिस करिए, यस बोलिए ये एक टक्कर और ये अगली टक्कर, बोलिए दो लगातार टक्कर के बीच में क्या थोड़ी देर फ्री रहा पार्टिकल, दो लगातार टक्कर के बीच में पार्टिकल, दो लगातार कोलिजन्स के बीच में पार्टिकल क्या थोड़ी देर तो फ्री रहा ना। तो अगर हम बहुत सारी टक्करों का, बहुत सारे कोलिजन्स का एवरेज टाइम निकाल लें तो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी क्या हो गया ये, दिस इज एवरेज एवरेज फ्री टाइम, एवरेज फ्री टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, एवरेज फ्री टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो लगातार कोलिजन्स के बीच में एवरेज फ्री टाइम कितना है वो क्या हो जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। फिर वही बात है, इसका ऑर्डर याद करें, इसका ऑर्डर बुक्स में मेंशन है 10⁻14 सेकंड। डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान दें, ये भी अपने नीट में आया हुआ है। क्लियर है, ध्यान रहेगा सबको। ये हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉमन सेंस से टो किस पर डिपेंड करेगा? टो डिपेंड्स, कॉमन सेंस लगा के बताएं, आओ मेरे साथ। तो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये मेटल पे डिपेंड करना चाहिए। मेटल पे क्यों? सोचिए कि जिस मेटल में ज्यादा भीड़ होगी, बहुत कॉमन सेंस लगाइए इसको, आप भी समझिए जैसे कोई भीड़ वाला मेला टाइप जगह है ना, मेला टाइप जगह है, वहां पे सब लोग चल रहे हैं, मेला में सब लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में चलते हैं या रैंडम चलते हैं, रैंडम रैंडम चलते तो क्या टक्कर भी हो जाती है ना, कोलिजन भी हो जाते हैं। मुझे बताइए जिस मेटल में भीड़ ज्यादा होगी, आई थिंक वो टक्कर कोलिजन ज्यादा होंगे, तो बोलिए रिलैक्स होने का टाइम क्या कम हो जाएगा? यस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मेटल पर डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है दूसरी बात टेम्परेचर पर डिपेंड करना चाहिए। कारण समझिए, कारण समझिए टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कैसे, ये देखिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बोलिए क्या थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे कि तेज तेज चलेंगे? तो सोचो मेला में अगर भगदड़ मच जाएगी, लोग तेज तेज चलेंगे तो क्या होगा? आई थिंक टक्कर बहुत फ्रिक्वेंटली होंगी, कोलिजन्स बहुत फ्रिक्वेंटली होंगे, तो आई थिंक रिलैक्स होने का टाइम क्या कम हो जाएगा? यस, डेफिनेटली टो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ, चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे कि तेज दौड़ेंगे? तेज दौड़ेंगे। सोचो मेला में भगदड़ मच जाएगी तो आई थिंक कोलिजन्स बहुत फ्रिक्वेंट होंगे, कोलिजन्स बहुत फ्रिक्वेंट होंगे तो रिलैक्स होने का टाइम, आराम करने का टाइम कम हो जाएगा। तो बात ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम किस किस बात पर डिपेंड किया? मेटल और टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बोलिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम का क्या होता है, ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बोलिए, मैं गलत लिख दूंगा। डिक्रीज, वेरी गुड ईशा, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड शिवम। ये तो क्या केस था, आपने बोला हाँ सर वो बैटरी बैटरी नहीं लगा तो करंट नहीं चला। अब आपने मेरे को बोला नहीं नहीं यार करंट चलाना है, आपने मेरे को बोला कि यार सर अपने को तो करंट चलाना है, करंट चलाना तो क्या करें? आ जाओ क्या करें, कंडक्टर विथ बैटरी,
कंडक्टर विद बैटरी। अब आपने कहा नहीं सर अपने को तो करंट चलाना है, तो मैंने कहा भाई करंट चलाना तो एक ही तरीका, तेरे को बैटरी लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए बैटरी लगाने से करंट क्यों चलता है वो समझते हैं, आराम से सीखें, सब समझा दूंगा मैं, सब समझा दूंगा, सुनते जाए और भरोसा रखें मेरे ऊपर। थोड़ा थोड़ा भरोसा आ ही गया होगा अब तो, पढ़ा लेगा ठीक ठाक। वेरी गुड, कुछ लोगों को पूरा भरोसा है, चलिए धन्यवाद। आओ बच्चों, ये आपका कंडक्टर था, मान लीजिए इसकी लेंथ थी L, ठीक है, ओके। इसमें आपने मेरे को बोला यार करंट चलाने, तो मैंने करंट चलाने क्या कर दिया, मान लो V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। अब शब्दों में ध्यान दीजिए, मैंने अपनी बैटरी का हाई पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक तरह से हाई पोटेंशियल एंड बन गया। और बैटरी का लोअर पोटेंशियल, बैटरी का मैंने लोअर पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिया, लोअर पोटेंशियल मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक तरह से लो पोटेंशियल। आप देख रहे हैं बिना बैटरी के कंडक्टर में हाई और लो नहीं था, लेकिन अब तो बैटरी में क्या बन गया, हाई और लो बन गया है। डेफिनेटली वी कंप्लीट बिलीव ऑन, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो 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 सुनो, तो क्या आ रहा है बच्चों, बैटरी लगा के मैंने आपके कंडक्टर का एक एंड क्या बना दिया, हाई पोटेंशियल, और एक एंड क्या बना दिया, लो पोटेंशियल। और मेरी प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इस कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, वैल्यू मैग्नीट्यूड डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, डीवी क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना हो रहा है वी, और डी आर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, वो कितना हो रहा है एल, इसका मतलब क्या हो गया V by L। यानी कि by applying battery what exactly we are doing, by applying battery we are forcefully inserting an electric field inside your conductor। बैटरी लगा के किया क्या है आपने, बैटरी लगा के आपने वास्तव में अपने अपने कंडक्टर के अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट कर दिया। यस, कंफ्यूज मत हो जाना, जब कंडक्टर चार्ज होता है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचा रहा है तो उसका एक ही तरीका है, क्या तरीका है, बैटरी लगानी पड़ेगी। और आज तो मैंने बैटरी लगा दी है, तो अब बोलिए मेरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपको याद अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ेगा, ये फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। आई थिंक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कहाँ लगेगा, ई की तरफ या उल्टे में, उल्टे में फोर्स लगेगा। और अब तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लग गया, अब तो इलेक्ट्रॉनों में फोर्स लग गया, तो अब इलेक्ट्रॉन बैठेंगे कि चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से आगे बढ़ेंगे, अब इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली आगे बढ़ाए जा रहे हैं, प्यार से कि फोर्सफुली, फोर्सफुली आगे बढ़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रहे हैं, खींच खींच के आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे उसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो गया, देखो देखो, वीडी, इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया, एंड दैट्स इट, दैट इज मेकिंग करंट। and you can see कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, देखो देखो डायग्राम में, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, सो करंट विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइटवर्ड, राइटवर्ड। अभी बात हुई थी अपनी, करंट किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की तरफ या उल्टा में, उल्टा में, तो करंट कहां सेट हो जाएगी, राइटवर्ड करंट सेट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई है, वेरी गुड, समझ में आया बच्चे, वेरी गुड। फिर सुन लीजिए, दोबारा फिर बोल देता हूँ, ईशा आउटसाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, कि एक्चुअली जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, और कोई भी न्यूट्रल बॉडी दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकती। ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस कंडक्टर ने नहीं बनाया बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, कंडक्टर ने कि बैटरी ने, बैटरी, ठीक है। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्यों होता है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपन, सब आ जाएगा, डोंट वरी, सारे सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में क्यों जाएगा, जयाशीष भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, राइटवर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगना चाहिए, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड, जयाशीष भाई साहब जवाब दें मेरे दोस्त, वेरी गुड। चलिए, तो ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि बैटरी, आपको पहले पता था कि बैटरी लगाने पे करंट सेट हो जाती है, मैंने आपको अंदर की बात बताने की कोशिश करी है, बोले यार करंट, बैटरी लगाने पे करंट सेट क्यों होती, तुम तो वो बताओ, वो हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ही खुशी की बात है, करंट चलने लगी है, तो तीन पैरामीटर ऑलरेडी बोल चुका हूं ना। अगला पैरामीटर क्या आ जाएगा मेरे पास, यस, तीन पैरामीटर हो चुके ना बच्चे, चार, चार पैरामीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वी से दिखाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, थर्मल स्पीड वी था, टी, और अब क्या हो गया है, यस, आप ऋतु उसी पे आ रहा हूँ बेटे, मैं वीडी का कंसेप्ट बता रहा हूँ, यस। अब आ रहे हैं किसके ऊपर हम लोग, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, वो वीटी था और ये क्या होने वाला है, वीडी होने वाला है, ठीक है, वीडी, ठीक है। आइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या,
ध्यान दीजिए कि पहले इलेक्ट्रॉन आपस आगे नहीं बढ़ते, बस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ऊपर नीचे जिग जैग टाइप मोशन कर रहे थे। सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह जिग जैग मोशन कर रहे थे, अब आपने अंदर किसको भेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड उनको फोर्सफुली आगे भी फोर्स लगा लगा के धक्का मार मार के उनको आगे बढ़ा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया है, और अब चार्ज जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे बताइए कि पार्टिकल चार्ज प्यार से आगे बढ़ रहा है या ठोक ठोक के, बोलिए। मतलब प्यार से आगे बढ़ रहा है या फोर्सफुली आगे बढ़ रहा है, फोर्सफुली। देखो यार, दुनिया में कोई भी काम कराने के दो तरीके हैं, या तो काम प्यार प्यार से हो जाए, वरना भी ठोक ठोक के करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन प्यार प्यार से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। आई थिंक कैसे आगे बढ़ रहा है, प्यार प्यार से या ठोक ठोक के, ठोक ठोक के। सो यू आर फोर्सिंग इलेक्ट्रॉन, यू आर फोर्सफुली आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं, प्यार से काम है तो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्यों बोला, आप जाके देखिए ड्रिफ्ट का मीनिंग डिक्शनरी में आज। ड्रिफ्ट का मतलब था कोई चीज को फोर्सफुली खींचना। वेरी गुड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब चार्ज जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ा उसको नाम क्या बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसा फिनोमिना वैसा नाम ड्रिफ्ट। कौन से फिनोमिना से करंट चल रही है, ड्रिफ्ट फिनोमिना से, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? ओके। मुझे बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब रोल में आता है, बिफोर बैटरी या आफ्टर बैटरी? बिफोर बैटरी या आफ्टर बैटरी, जल्दी बोलिए। आफ्टर बैटरी। बिफोर बैटरी तो इसका कोई रोल ही नहीं था भाई। बिफोर बैटरी तो होता, अगर बिफोर बैटरी ये होता तो पहले ही करंट चल जाता, लेकिन अपने आप तो करंट नहीं चला। तो मेक श्योर इसका रोल कब होता है, आफ्टर बैटरी। ओके। ध्यान दें, अगर हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ध्यान दें बच्चों, इसका ऑर्डर है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दें, जो भी डेटा लिख रहा हूं याद होना चाहिए, वरना नुकसान कर लोगे। हाँ बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर सेकंड। अपने नीट में आंसर इस तरह था, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। क्या एक ही बात है ना? अपने नीट में यह आंसर था 0.1 मिलीमीटर, मिली, जब भी मिली, जहां भी मिली, पता है ना, 10 मिली मतलब हो जाएगा 10⁻⁻3। क्लियर है सबको? ओके। 10⁻, ये हो जाएगा बच्चों वीडी। ओके, नोटिस करें, ये वीडी हो गया। तो वीडी कब पिक्चर में आता है, बैटरी लगाने के बाद वीडी पिक्चर में आता है। और ध्यान दें, वीटी थर्मल स्पीड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिग जैग मोशन के लिए। थर्मल स्पीड करंट चलाने के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। करंट चलाने के लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है, वीडी, थर्मल स्पीड। ठीक बात है। और सुनिए, अगर हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो बच्चे वीडी का फॉर्मूला आता है ईटो बाय एम इंटू कैपिटल ई। इसको हम लिख सकते हैं ईटो बाय एम इंटू, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाय एल लिख सकता हूँ। ध्यान दीजिए, अभी मैं इन सभी फॉर्मुलाज का यूज करने वाला थोड़ी देर में। आओ, वीडी का फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है बोलिए, ई टो बाय एम इंटू कैपिटल ई। तब वो पहचान लो, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, क्या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। ओके। ध्यान दें, हाँ अनुष्का, वो भी आएगा बेटे, डोंट वरी, वो फॉर्मूला भी आएगा, डोंट वरी। ओके। ई को मैंने फर्दर क्या लिख दिया, वी बाय। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और आप समझ सकते हैं, ये देखिए इधर, बैटरी लगाएंगे तभी तो ई, देखो बैटरी लगाएंगे तभी वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आया तो क्या पिक्चर में आया, वीडी। मेक श्योर वीडी प्रकट कब होता है, बैटरी लगाने के बाद वीडी प्रकट होता है। ठीक बात है। मुझे छोटी सी बात बताइए, फटाफट से बता दें, एक छोटा सवाल बता दिए मुझे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल स्पीड, सॉरी, वीडी का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीडी बढ़ेगा या कम होगा? गलत बोल रहे हैं, मेरे ख्याल डिक्रीज होगा। इधर देखो अच्छे से, सब उल्टे से जवाब दे रहे हैं। अच्छे देखो, कुछ लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, कुछ लोग डिक्रीज। सुनो अच्छे से, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वीटी, थर्मल स्पीड बढ़ेगा, थर्मल स्पीड बढ़ेगा। थर्मल स्पीड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन तेज तेज चलेंगे, तो टकराएंगे ज्यादा, तो बोलिए रिलैक्स होने का टाइम, आराम करने का टाइम कम हो जाएगा। इस फॉर्मूला में देखिए टो कहाँ आया हुआ है, इस फॉर्मूला में टो कहाँ आया, ऊपर आया है। तो ऊपर आया है तो टो कम होगा, तो बोलिए वीडी भी कम होगा। कुछ समझ में आया है? जल्दी बोलिए, कुछ समझ में आया है, जल्दी बोलिए प्लीज।
वेरी गुड। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया क्या? इसीलिए मैं आपको वहां से मतलब बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स उठा के लाया हूं ताकि आप डिसीजन ले सकें। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थर्मल स्पीड बढ़ेगा, थर्मल स्पीड बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो भगदड़ मच गई, तो इलेक्ट्रॉन को आराम करने का टाइम कम, आराम करने का टाइम कम, टो कम हुआ है बच्चों, तो टो कम तो फिर वीडी भी क्या हो जाएगा? कम। मेक श्योर टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल स्पीड बढ़ेगा मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चे? चलिए, आज का टाइम खत्म हो गया है, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है, हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत ही कम पढ़ा पाया। ये इसका मुझे थोड़ा सा दुख है। ठीक है, कल करते हैं, कल करते हैं। कल तो वैसे भी अपनी सेकंड क्लास है ना, सेकंड क्लास में तो हम टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पता है ना आपको, टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलिए, सब आ जाएगा आयुष, चिंता मत कर, तू जितना ही पूछा सब आ जाएगा, डोंट वरी। ईशा, बैटरी के बाद भी जिग जैग मोशन होगा लेकिन हल्का सा कर्ड होगा। ये सुन ले फटाफट से, एक सवाल आया सुने, ये अच्छा सवाल है। इधर देखें सब लोग, इधर देखें। बैटरी के पहले मान लीजिए मोशन कुछ इस तरह से था, ठीक है? तो बैटरी के पहले जिग जैग मोशन था। अब सुनो आप, अब आराम सुने, ये बहुत अच्छा गेम है, सब लोग सीख लो। बैटरी के पहले सीन था, बैटरी के पहले वाले सीन को मैंने रेड कलर से दिखाया। बैटरी के बाद मान लीजिए आपने इस तरह पे लिक्विड लगा दिया, मान लीजिए आपने इस तरह पे लिक्विड लगा दिया, तो बोलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लग जाएगा? इस तरफ लग जाएगा, फोर्स राइटवर्ड। अब देखना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हल्का सा यूं कर्ड होगा, फिर जब वो इधर जा रहा था, यहाँ टक्कर खाया उसने, इधर जाएगा तो फिर वो हल्का सा कर्ड होगा, यहाँ जाएगा तो फिर हल्का सा कर्ड होगा। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, शब्द सुने मेरे। बैटरी के पहले भी मोशन वाज जिगजैग, बैटरी के बाद भी मोशन वाज जिगजैग, बट विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू कोलिजन्स स्ट्रेट पाथ था, स्ट्रेट, एंड आफ्टर बैटरी स्ट्रेट है कि कर्ड पाथ है? बोलो अंशु, बात समझ में आई बेटा? ईशा, मेरी बात समझ में आ गई? आप जल्दी रिप्लाई करें। चलो मुझे फाइनल आंसर दो जल्दी से, बोलिए। बैटरी के पहले एंड बैटरी के बाद दोनों टाइम में पाथ कैसा था? जिगजैग, जिगजैग, लेकिन दोनों जिगजैग में फर्क है। बैटरी के पहले दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट था, और बैटरी के बाद दो कोलिजन के बीच में स्ट्रेट या कर्ड था, कर्ड था। क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सारा टाइम हो गया है। थैंक यू, खुश रहे, मस्त रहे। ईशा, बात क्लियर हुई बेटा तेरे को? अच्छा मैं हैंड आउट दे दूं यार, लेट हो गया मैं। 2 मिनट रुको भाइयों यार, मैं लेट हो रहा हूँ, एक सेकंड। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। हाँ गूगल ड्राइव पे रहेगा, उसी पे मैं अपलोड कर रहा हूँ बेटे, 1 मिनट रुको बस, मुझे थोड़ा सा समय दें आप, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, डोंट वरी। 16 तारीख है ना आज, 16 दिसंबर से।
हाँ बच्चों, कंप्लीट हो गया है, अपलोड हो गया, आप वहां जा सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, थैंक यू।